ओके, तो उसमें क्या है कि वो ऐसा शिफ्ट जो ऑब्जर्व हो बट एक्चुअल में वो ना हो। कुछ ऐसा ही अब हमने डॉपलर इफेक्ट के साथ कर। डॉपलर इफेक्ट में क्या है, देखो हमारे पास ना एक टर्म है दैट इज कॉल्ड सोर्स। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है, किसका? सोर्स ऑफ साउंड, एस हमने इसको लिख दिया, ठीक है। देन हमारे पास एक टर्म है, इसको हम कहेंगे लिसनर। अच्छा, लिसनर भी कह सकते हैं या हम वर्ड ऑब्जर्वर भी यूज करें, ठीक। इसको एल लिख लिया, ओके। लिसनर की जगह वर्ड हम ऑब्जर्वर यूज कर लेते हैं, एल एल के लिए यूज होगा। तो ये हमारे पास है ऑब्जर्वर, इसको ओ यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सोर्स क्या है? कोई भी सोर्स ऑफ साउंड, जैसे कोई कार है जो हॉर्न ब्लो कर रही है, एम्बुलेंस का हॉर्न है, जो पुलिस वैगन है उसका जो हॉर्न है। सो एनी सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सोर्स ऑफ साउंड। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर ऐसा करते हैं कि हम अपने आप को मानते हैं कि हमको साउंड जो है हमें सुनाई दे रही है, तो हमारे जो ईयर है या हम आरसेल वो ऑब्जर्वर है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। इस सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस की, उसकी फ्रीक्वेंसी थी एफ। तो एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, ओके ठीक है। सोर्स ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की एफ। ऑब्जर्वर के पास कौन सी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी? एफ डैश। एफ डैश है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। अच्छा ठीक है। अब एक को मैंने लिख लिया है एफ और एक को लिख लिया एफ डैश। एफ क्या? वो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है। एफ डैश क्या? वो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है। ना क्वेश्चन इज, क्या दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम होगी? अगर तो एस एंड ओ आर relatively at rest, are at rest, not relatively word, relative word गड़बड़ कर देगा, are at rest। अगर वो दोनों रेस्ट पे हैं, फिर क्या होगा? देन एफ डैश जो है वो एफ के इक्वल होगा, ओके। अच्छा, अगर रेस्ट पे नहीं, मूव कर रहे हैं, चाहे सोर्स मूव कर रहा है, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, चाहे दोनों मूव कर रहे हैं, चाहे दूसरे की तरफ आ रहे हैं, चाहे अवे जा रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। अगर एस एंड ओ, अच्छा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों, एक भी हो सकता है। इफ एस एंड ओ आर इन मोशन, देन जो एफ डैश है वो एफ के इक्वल नहीं, जो एफ डैश है वो एफ के इक्वल नहीं होगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट देखो, फ्रीक्वेंसी एक बार जो सोर्स ने प्रोड्यूस कर दी वो थोड़ा चेंज हो सकती, वो तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो चुकी है वो तो हो चुकी है, उसको चेंज करना तो वापस लाके चेंज करेगा सोर्स, ऐसा तो है नहीं। जिस फ्रीक्वेंसी में मैं बोल रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ओके, जो कैमरा तक पहुंच रही है ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन
अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों या दोनों में से कोई एक मोशन में हुआ तो जो ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वो चेंज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब इस चेंज को, ये जो चेंज यहां पे हो गया है, उस चेंज को हम कहेंगे अपैरेंट चेंज, क्योंकि वो एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा। वो जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे जो पहुंच रही है, जो सुनाई दे रही है, वो चेंज हो गई है, जो प्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ा चेंज हो रही है। अगर मैं बात करता हूं कि एक रेलवे इंजन आ रहा है, उस पर हॉर्न लगा हुआ है और वो ब्लो कर रहा है हॉर्न को कॉन्टिन्यूसली, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो तो है, जो उसने प्रोड्यूस कर दी वो कर दी, वो नहीं चेंज हो रही, लेकिन ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रही है वो चेंज हो रही है। तो यहां पे भी जो एफ डैश है वो क्या होगा, अपैरेंट चेंज। चेंज तो हुआ है बट एक्चुअल नहीं हुआ, वो अपैरेंट हुआ। अच्छा क्यों हुआ वो चेंज? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, सो इट इज अपैरेंट चेंज। किसमें अपैरेंट चेंज? इन frequency of sound with reference to observer। सोर्स नहीं, सोर्स ने तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट करनी है वही करनी है, जो ऑब्जर्वर के पास आ रही है विद रेफरेंस टू दैट। ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। apparent change in frequency of sound with reference to observer due to motion between source and observer। ये जो है this is what Doppler। अच्छा अब क्वेश्चन इज, ठीक है f डैश f के इक्वल नहीं है, क्या वो फ्रीक्वेंसी कम है या वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? दोनों केस पॉसिबल है। वो फ्रीक्वेंसी f डैश f से लेस भी हो सकती है और f डैश f से ग्रेटर भी हो सकती है। मास्टर फॉर्मूला होता है f डैश क्या है? f डैश होता है v प्लस माइनस vo ओवर v प्लस माइनस vs इंटू f। इसको कहते हैं मास्टर फॉर्मूला। यहां पे जो टर्म है वो फिक्स है। कैसे फिक्स है? अगर मैं बात करूं v की, तो v क्या है? v है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। अच्छा सर अगर विंड ब्लो कर रही हो तो वो इफेक्ट हम कल कर चुके हैं, फिर वहां पे v डैश आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम v को v डैश से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट vo? vo है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो vs क्या है? vs है स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि जो फॉर्मूला लिखना सीखते हैं, मास्टर फॉर्मूला से पर्टिकुलर केसेस को डिजाइन करना सीखते हैं, फिर हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो डेरिवेशन करेंगे ना वो इंडिविजुअल होगी, या प्लस या माइनस या प्लस या माइनस या दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो डेरिवेशन इंडिविजुअल है। पहले हम फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखना सीखते हैं। ठीक है सर, वो कैसे लिखते हैं? सी, सोर्स हो या ऑब्जर्वर हो, क्या हो? सोर्स या ऑब्जर्वर। अगर वो डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, अगर वो डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कोशिश कर रहा है कि डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। सोर्स या ऑब्जर्वर अगर डिस्टेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो f डैश f से ज्यादा होगा। क्या कहा मैंने? सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों अगर डिस्टेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो f डैश इज ग्रेटर देन f, और अगर वो डिस्टेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो f डैश इज लेस देन f। ठीक है सर, मैथमेटिकल टर्म समझो।
देखो मैंने लिख दिया x प्लस माइनस वाई ओवर p प्लस माइनस q। ये एक रेशो है, ठीक है, इस रेशो का नाम हम r लिख देते हैं। अच्छा, ये रेशो प्रॉपर कब होगी? हाँ जी विशाल, प्रॉपर कब होगी ये रेशो, या प्रॉपर रेशो? जब सर एक्स वाई पी क्यू इक्वल होंगे। नहीं, प्रॉपर का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, या फ्रैक्शन इज लेस देन 1, तो वो प्रॉपर होता है। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं चाहता हूं इफ y हैज टू इंक्रीज r, बेटा ये इसका डॉपलर इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो हम सीख रहे हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि प्लस कब आना है और माइनस कब आना है। ओके, इफ y हैज टू इंक्रीज r, तो न्यूमरेटर में प्लस आए या माइनस आए? बोलो। प्लस। तो मेरे पास x प्लस y है। अच्छा, इफ y हैज टू डिक्रीज r, अगर रेशो को y को डिक्रीज करना है तो बोलो माइनस आएगा। माइनस। तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस y। ये दोनों बातें जो करेंगे, दोनों बातें समझ आई बेटा? यस सर। अगर इस रेशो में y चाहता है कि मैं रेशो को इंक्रीज करूं, तो y यहां अपने आप के साथ प्लस लेके आए, और अगर वो चाहता है कि मैं इस रेशो को डिक्रीज करूं, तो y अपने साथ माइनस लेके आएगा। गुड टू गो? ओके। Yes. अच्छा, अब अगर q की बात करें, इफ q हैज टू इंक्रीज r, अगर q चाहता है कि मैं r को इंक्रीज कर दूं, तो जो q है p और q में प्लस साइन आएगा या माइनस? सर माइनस। देख लो, माइनस। माइनस ही आएगा। सोच लो। हाँ जी, अगर Q चाहता है कि मैं रेशो को इंक्रीज कर दूं, तो डिनोमिनेटर में P प्लस क्यू लिखूं या P माइनस क्यू लिखूं? बोलो भाई। P माइनस क्यू। P माइनस क्यू। P माइनस क्यू। श्योर? हाँ जी निष्ठा, यश, यस सर। P माइनस क्यू प्लस P माइनस। हाँ ऑब्वियसली Q जो है वो डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि रेशियो बढ़े तो डिनोमिनेटर मस्ट बी रिड्यूस, तो यहाँ पे आएगा P माइनस क्यू। और अगर Q चाहता है कि रेशियो डिक्रीज हो जाए, तो वो डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेगा। बोलो ये बातें समझ आ गई? अगर तो ये बातें समझ आ गई हैं, ओनली देन वी कैन राइट फॉर्मूला, वी कैन यूज मास्टर फॉर्मूला। गुड टू गो? गुड। यस सर। ओके, चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। मास्टर फॉर्मूला हमें पता है। अच्छा, मास्टर फॉर्मूला में भी मैं आपको याद रखने का एक मेथड बताता हूं। एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस माइनस ओवर प्लस माइनस इनटू एफ। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो एफ डैश है वो स्पीड ऑफ साउंड में प्लस माइनस होना है, कुछ ऊपर प्लस माइनस होना है, कुछ डिनोमिनेटर में प्लस माइनस होना है। ठीक है सर? कंफ्यूजन ये हो जाती है कि न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आनी है या वेलोसिटी ऑफ सोर्स आनी है, क्योंकि यहां पे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हमें नजर आ रहा है। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो तभी पॉसिबल है अगर कोई ऑब्जर्वर है। फॉर एग्जांपल रेलवे क्रॉसिंग पे
ट्रेन आ रही है, इंजन इज कॉन्टिन्यूसली ब्लोइंग अ हॉर्न, वो हॉर्न बजा रहा है। जब ट्रेन क्रॉसिंग के पास आएगी, अब क्योंकि सोर्स डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे ही ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर लिया, अब सोर्स डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, जब डिस्टेंस को बढ़ाएगा तो फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो रेलवे क्रॉसिंग पे अगर इंजन अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जब इंजन वहां से रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। बट द थिंग इज, ये फ्रीक्वेंसी तभी मेजर होगी अगर उस रेलवे क्रॉसिंग पे कोई ऑब्जर्वर है। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं है वहां पे, फ्रीक्वेंसी को मेजर ही नहीं कर रहा, इंजन आएगा चला जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो वही फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है ना जो उसके हॉर्न की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट तभी पॉसिबल है अगर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को प्रेफरेंस देनी है, ऊपर वीओ आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर रही? जैस्मीन, गुड टू गो? हाँ जी निष्ठा। वीओ ऑब्जर्वर की स्पीड है, अगर ऑब्जर्वर है तभी डॉपलर इफेक्ट पॉसिबल है। हमने ऑब्जर्वर को प्रेफरेंस दे दी है, सो ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में आएगा, सोर्स डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमने एफ डैश के लिए फॉर्मूला लिखना है। ये है हमारे पास सोर्स, ये है हमारे पास ऑब्जर्वर। अच्छा, अदरवाइज ना इसके लिए साइन कन्वेंशन होती है। हमने वो साइन कन्वेंशन जैसे हमने बीट्स में किया था, बीट में हमने कोई साइन कन्वेंशन नहीं देखी थी, हमने लाइन लगा के और डिस्टर्ब करके जो है वो मेजर कर लिया था कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। कोई साइन कन्वेंशन हमने ऑफिशियली यूज नहीं। यहां पे भी ऑफिशियल साइन कन्वेंशन है कि सोर्स लेफ्ट में ऐसा है, सोर्स राइट में है तो ऐसा है, बट हमने कुछ नहीं करा। हमने जनरल मेथड अडॉप्ट करना है। क्या? देखो, अगर मैं डबल साइडेड एरो लगा दूं, डबल साइडेड एरो का मतलब होगा रेस्ट। डबल साइडेड एरो का मतलब क्या है? रेस्ट। और अगर सिंगल साइडेड एरो आएगा तो जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में स्पीड है। ये बात क्लियर हुई गुरकरण? विशाल? यस सर। अगर डबल एंडेड एरो है, जैसे इस टाइम पे सोर्स मूव कर रहा है क्रेस्ट पे, बोलिए बेटा, सोर्स रेस्ट पे और ऑब्जर्वर फिर वो भी रेस्ट पे, वो भी रेस्ट पे है। जब ऐसा है भाई, फिर तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी। अगर ऐसा है तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ। गुड टू गो? समझ आई ये बात? ओके, राइट। अब सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है? दिस एंड दिस। पहले तो मैं इस केस को डिस्क्राइब करता हूं। ये केस क्या है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें सेकंड केस क्लियर हो जाए। सेकंड केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या है? सोर्स इज मूविंग कहां? टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। बोले केस समझ आया? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर की स्पीड क्या होगी? 0। की स्पीड 0 हो गई। तो एफ डैश में न्यूमरेटर तो हमारा कंट्रीब्यूट हो गया v। क्यों? क्योंकि वहां पे v ऑब्जर्वर तो 0 है। अब डिनोमिनेटर में v के साथ vs प्लस आएगा या माइनस। सोर्स जो है वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? सर कम कर रहा है, डिस्टेंस को कम करेगा तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। बढ़ाएगा। हाँ बढ़ाएगा। अब इस फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर में प्लस लिखूं या माइनस? माइनस। तो यहाँ पे आ गया माइनस। बोलो बात समझ आई? सोर्स इज ट्राइंग टू रिड्यूस द डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिड्यूस करना है तो फ्रैक्शन को बढ़ाना होगा। डिनोमिनेटर को चेंज करना है, टू इंक्रीज द फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो। मैंने माइनस लगा दिया। गुड टू गो? Yes sir. ओके, नाउ चेक द नेक्स्ट केस।
थर्ड केस है, पहले तो थर्ड केस को डिस्क्राइब करो। क्या? दिस एंड दिस, इसको क्या डिस्क्राइब करें? Sources Observer is rested, moving observer away and from motion. is moving away from the source. हाँ, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर ऐसा है, अब देखो इस बार हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारी चिंता खत्म होगी। क्यों? क्योंकि भाई सोर्स तो रेस्ट पे है, तो वीएस तो 0 हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? increase तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? Decrease. decrease अब इस फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए न्यूमरेटर को डिक्रीज किया जाए या इंक्रीज? Decrease. Decrease. माइनस। गुड टू गो? Yes, sir. अब आप मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे, डिस्क्रिप्शन अब आपको पता लग चुकी है क्या? ये एक सेकेंड, थोड़ा टफ वाला पहले कर लेते हैं, इजी वाला आपको होमवर्क दे देंगे। दिस एंड दिस, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे बोलिए जरा? दिस एंड दिस, Both source and observer are moving towards themselves. ग्रेट, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा भाई, इस बार गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी? इस बार डिनोमिनेटर में भी प्लस माइनस सिलेक्ट करना है और न्यूमरेटर में भी प्लस माइनस सिलेक्ट करना है। डिस्कस करते हैं, पहले शुरू करते हैं सोर्स से। सोर्स क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज? मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। Increase. सोर्स फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो या इंक्रीज? Denominator decrease होगा sir. Decrease करेगा. माइनस आ गया। अच्छा, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है? increase Decrease. ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है, डिक्रीज? इंक्रीज करने के लिए Increase. Plus sign. increase प्लस। ठीक है सर। अच्छा, देन एक केस और लिख लेते हैं ताकि भरोसा हो जाए कि हम सबको ये टर्म्स लिखनी आ गई। अच्छा, इस केस में ये मैटर नहीं करता कि सोर्स लेफ्ट पे है या राइट, दैट डजंट मैटर। अच्छा, अगर हम इस केस को डिस्कस करें तो बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर ऐसा है तो एफ डैश में फिर से कोई पंगा पड़ेगा, क्या? ऑब्जर्वर भी होगा और सोर्स भी होगा। अच्छा, सोर्स फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज? सोर्स Decrease. Decrease कर रहा है. इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. Decrease. हाँ हाँ, ये तो आंसर अलग अलग आ गए। कौन क्या, इंक्रीज या डिक्रीज? Sir, decrease. डिक्रीज कर रहा है। फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज? increase करोगे. यहाँ पे प्लस। अच्छा, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है? decrease Decrease. Decrease. Decrease कर. हाँ, तो इस बार न्यूमरेटर को क्या करूं? फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए Minus करोगे. माइनस कर दूं। वेरी गुड। बोले ये चीजें समझ आई? मास्टर फॉर्मूला से इंडिविजुअल केसेस लिखने आ गए। Yes. अब आपको ये जब ये नोट्स मिलेंगे तो आपके पास ये असाइनमेंट में बाकी केसेस लिखे हुए आ जाएंगे, आप उसको फिल कर लेना। एक सेकेंड होगा। ओके, अब बाकी के केसेस ऐसा नहीं है कुछ गिनती मिनती के केसेस हैं, जस्ट हमने कौन सा केस लिखा था फर्स्ट? चलो, ये आ गया और ये आ गया, एंड प्रैक्टिस के लिए ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, और एक और लिख लेते हैं,
दोनों चलो ये कर देते। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट ना असिमेट्रिक होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट डॉपलर इफेक्ट इज असिमेट्रिक। तो आप लोग केस 6 और केस 7 को डिस्कस कर लो। अगर ऑब्जर्वर सोर्स, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, सोर्स अप्रोच कर रहा है, सोर्स अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, स्पीड सेम रखनी है दोनों केसेस में। यू विल सी कि यहाँ पे एफ डैश के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। सो कंडीशन को सिमेट्रिकली चेंज करके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। सो डॉपलर इफेक्ट इज असिमेट्रिक। गुड टू गो? Yes, sir. अच्छा, नाउ अब हम डेरिवेशन करें। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेरिवेशन करें? सबसे पहले हम डिराइव करते हैं शो दैट एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। पहले तो डिस्क्राइब करो हमने कौन से केस के लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना है। सिचुएशन क्या है? When source is moving towards stationary observer. सोर्स इज, यहाँ पे क्या है? वेरी गुड, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ओके, अब इस डेरिवेशन की ना एक बैकबोन है। बैकबोन एक कॉन्सेप्ट है। इसको मैं एनसीईआरटी के मेथड से डिराइव नहीं कर रहा, एनसीईआरटी से हट के थोड़ा सा मेथड है। पहले तो हमने दो चीजें मेजर करनी। कौन सी दो चीजें? एक, जो सोर्स पल्सेस एमिट कर रहा है उसमें टाइम गैप कितना है? पहली बार। अच्छा, ये तो फिक्स होगा, वो तो टी होगा, ये तो फिक्स होगा। इसका मतलब जो सोर्स फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वो क्या आ जाएगा? 1/t। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जर्वर है उसके पास जब पल्सेस पहुंच रही हैं उसमें टाइम गैप है। बेसिकली हमें ये मेजर करना पड़ेगा। ये तो फिक्स है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स कि सोर्स के लिए जो टाइम पीरियड है वो t है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही है वो 1/t हो जाएगी। ऑब्जर्वर के पास एक पल्स पहुंची, ठीक है, दूसरी पल्स कितने टाइम के बाद पहुंची है? दैट इज द टाइम गैप बिटवीन टू पल्सेस। ठीक है सर, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बी फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। बोले बात समझ आई? Yes. हमने मेजर क्या करना है? हमने मेजर क्या करना है? हमने दो पल्सेस सोर्स से भेजने की, ये लो फर्स्ट पल्स, ये लो सेकंड पल्स, कि मैंने ये पल्स 1 सेकंड के बाद भेजी। मैं जो पल्स भेज रहा हूं, सोर्स जो पल्स भेज रहा है, हर एक पल्स में 1 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। सो माय फ्रीक्वेंसी इज 1/1 पल्स। अच्छा, उधर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, लिसनर बैठा हुआ है, उसने फर्स्ट पल्स ऑब्जर्व की, रिसीव कर ली, फिर सेकंड पल्स रिसीव की। उसने देखा कि जब फर्स्ट और सेकंड पल्स आ रही है उसमें टाइम गैप उतना ही है जितना कि सोर्स एमिट कर रहा था। इसका मतलब सोर्स भी रेस्ट पे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा कि नहीं, सोर्स ने मुझे ये बताया था कि मैं जो पल्सेस भेजूंगा, एक पल्स के बाद जो दूसरी पल्स में भेजूंगा तो 1 सेकंड का टाइम गैप रखूंगा। अच्छा, लिसनर वहां पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि उसके पास जो पल्सेस आ रही है उसमें तो टाइम गैप 1 सेकंड का नहीं है, उसमें तो टाइम गैप अलग है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल कंडीशन डिसाइड करेंगे, बट उसमें गैप 1 सेकंड का नहीं है। इसका मतलब उसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वो नहीं है जो सोर्स एमिट कर रहा है, इसका मतलब वो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो हमें वो टाइम गैप मेजर करना। गुड टू गो? अच्छा, ओके, अब वो टाइम गैप मेजर करने के लिए याद ये रखना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इज नॉट रिलेटिव with respect to source, but
जो स्पीड ऑफ साउंड है इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सर अब इसका क्या मतलब है? ये ही बैकबोन है हमारी डेरिवेशन की। कौन सी बैकबोन है? मेन ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखोगे तो ही डेरिवेशन हो पाएगी। जो स्पीड ऑफ साउंड है इज नॉट रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स बट इट इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अच्छा, मतलब रिलेटिव याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? बोलिए। हाँ जी मान्या, आवाज नहीं आई बेटा। सर ऐड होती है व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो माइनस होगी। माइनस होती है। अब यहां पे जिस लाइन को हाईलाइट किया गया उसका मीनिंग क्या है? सपोज कैमरा इज ऑब्जर्वर, ठीक है, आई एम द सोर्स, ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं आई एम द सोर्स। मैं जो साउंड इमिट कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, छोड़ो उसकी बाद में बात करेंगे, बट स्पीड क्या है? स्पीड है से 10 मीटर पर सेकंड, हालांकि 332 मीटर पर सेकंड एट एनटीपी है, वो कल हमने देखा था लैप्लेस करेक्शन पे। स्पीड ऑफ साउंड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैमरा ऑब्जर्वर है। अब अगर मैं कैमरा की तरफ आ रहा हूं या मैं कैमरा से दूर जा रहा हूं तो कैमरा के लिए स्पीड ऑफ साउंड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। स्पीड ऑफ साउंड विल नॉट चेंज ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स। बोलो ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. मैम मैं एक मिनट कॉल करता जी। मैम क्लास हाँ जी, बात क्लियर हुई? सोर्स चाहे रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर ऐसा क्यों? अगर सोर्स रेस्ट पे है या मोशन में है तो स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फील आनी चाहिए टॉपिक की, तभी डेरिवेशन में मजा है। देखो ऑब्जर्वर यहां पे रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है? 0। डबल साइडेड एरो से कर लेते हैं। अच्छा सोर्स मूव कर रहा है, S1 एक पोजीशन है और S2 इसकी दूसरी पोजीशन है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। S1 S2 क्या है? दो पोजीशन, कौन सी? कोई भी। अच्छा ठीक है सर। अब S1 पे सोर्स ने एक पल्स एमिट की, ठीक है सर। उसको ट्रेवल करने के लिए वो जो पल्स है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? x1। ओके सर, ठीक है, बात समझ आ गई। फिर S2 पे आके उसने साउंड प्रोड्यूस की। अब S2 से जो साउंड के डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है? x2। पहले तो ये बताओ कि दोनों साउंड जो S1 पे प्रोड्यूस हुई और जो S2 पे प्रोड्यूस हुई उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया या अलग अलग? अलग अलग। ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब लॉजिक ये है कि जब सोर्स ने यहां पे साउंड प्रोड्यूस की तो साउंड तो प्रोड्यूस हो गई, उसने तो चलना शुरू कर दिया, वो तो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक है। जो आके सोर्स ने S2 पे साउंड प्रोड्यूस की है उसके बाद सोर्स S2 पे है या नहीं है वो तो मैटर ही नहीं करता। जो साउंड S2 पे प्रोड्यूस होगी उसने चलना शुरू कर दिया, वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी। माय क्वेश्चन इज, अगर x1 से टाइम t1 लग रहा है तो x2 से जो टाइम t2 है इट विल बी इक्वल टू t1, लेस देन t1 और ग्रेटर देन t1। बोलिए। लेस देन t1। अब साउंड को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम भी कम है,
यहाँ पे साउंड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना था तो टाइम भी ज्यादा था। इसका मतलब कंडीशन ये है कि x1 by t1 is equal to x2 by t2। गुड टू गो? ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो सोर्स अगर मोशन में है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती। ठीक है सर? अच्छा, अगर ऑब्जर्वर मोशन में है, देखो अब अगर ऑब्जर्वर मोशन में है, सी इस बार सोर्स डबल एरो से शो कर लेते हैं, रेस्ट पे है, इस बार ऑब्जर्वर। अच्छा, अब ऑब्जर्वर को दो पोजीशन पे कंसीडर करते हैं। कौन सी दो पोजीशन? एक O1 और दूसरा O2। ठीक है सर। स्पीड आ रही है, साउंड आ रही है v स्पीड के साथ। ठीक है सर। जब ऑब्जर्वर O1 पे था, साउंड को ट्रेवल करना था डिस्टेंस x1। ओके, तो उसको कितना टाइम लगेगा बोलिए जरा। हाँ जी बोलो। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इज x1 ओवर v। ठीक है सर। इसने पहली पल्स मिट की, फिर इसने दूसरी पल्स मिट की, तो ये तो साउंड लगातार प्रोड्यूस कर रहा है, v स्पीड से वो साउंड चल रही है। जब ऑब्जर्वर O2 पे आ गया, साउंड को डिस्टेंस ट्रेवल करना है x2। अब कितना टाइम लगेगा साउंड को? x2 by v। लॉजिक ये कहता है कि जो T2 है दैट विल बी लेस देन T1। बोलो, बात क्लियर हुई? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यहां से इस केस में अगर ऑब्जर्वर O1 पे है तो उसके पास साउंड देर से पहुंचेगी, लेकिन अगर वो O2 पे आ गया तो उसके पास वही साउंड जल्दी पहुंचेगी। इसका मतलब जब ऑब्जर्वर ने O1 से O2 पे चलना शुरू किया तो स्पीड ऑफ जो साउंड थी उसके पास जल्दी जल्दी आनी शुरू हुई, तो उसके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ गई। अब ऑब्जर्वर साउंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ गई, यानी कि दोनों ऐड हो गए। तो रिलेटिव वेलोसिटी में यही तो करते हैं, व्हेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटीज आर एडेड। अगर ऑब्जर्वर दूर जाना शुरू करेगा तो उसके पास वही साउंड जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ पे हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास 5 सेकंड बाद साउंड पहुंच गई, लेकिन मैं भागने लगी, तो मेरे पास वो साउंड 5 सेकंड के पे पहुंचेगी या लेट पहुंचेगी? सर वो लेट पहुंचेगी, क्योंकि आप उससे दूर जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। तो अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट। लेकिन अगर सोर्स मोशन में है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती। बोलो, ये बात समझ आई जैस्मीन? Yes, sir. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हमने जो डेरिवेशन है वो करनी है। एक सेकंड। सो हमने ये जो केस है इसको डिराइव करना है। अब हमने ये सिचुएशन है, जितने भी वो केसेस लिखने सीखे थे ना उनमें से कोई भी एक केस डिराइव करने के लिए आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमें सारी डेरिवेशन लर्न करनी, हमें एक कॉन्सेप्ट को लर्न करना, और उस कॉन्सेप्ट की बैकबोन क्या है कि अगर सोर्स मोशन में है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी,
लेकिन अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। दैट इज द बैकबोन ऑफ द डेरिवेशन। फर्स्ट केस है हमारे पास, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक बातें कंसीडर करनी है वो क्या कंसीडर करनी है? टी। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सोर्स। इसका मतलब जो F है वो क्या आ जाएगा? 1/T। ठीक है। देन V हम सपोज करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। फिर वही बात, अगर एयर मोशन में है, विंड इज ब्लोइंग, उसका इफेक्ट काउंट करेंगे, वहां पे एड माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा से कल हमने किया था। V कौन मूव कर रहा है? सोर्स। Vs इज स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है सर, आपने कहा था कि टाइम इंटरवल मेजर करने हैं, वो टाइम इंटरवल जिस इंटरवल्स के बाद जो साउंड है वो ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही। तो हम लोग 3 डिफरेंट टाइम्स को काउंट करेंगे। कौन से टाइम? पहला हम टाइम काउंट करेंगे t1 = 0। इस टाइम को क्या लिखेंगे कि जब फर्स्ट पल्स एमिट हुई, एमिटेड बाय सोर्स। सोर्स ने जो फर्स्ट पल्स एमिट की वो टाइम 0 पे है। ठीक है। फिर हम टाइम काउंट करेंगे t2। t2 वो टाइम होगा, कितना होगा वो चेक करेंगे। टाइम व्हेन फर्स्ट पल्स विल रीच ऑब्जर्वर। कितना होगा वो देखेंगे, बट t2 वो टाइम है जब फर्स्ट पल्स ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाएगी। ठीक है। t3 वो टाइम होगा, देखेंगे इसको कि कितना है, व्हेन सेकंड पल्स इज emitted। सेकंड पल्स इज emitted बाय सोर्स। एंड देन आएगा t4, ये भी काउंट करेंगे कब? व्हेन सेकंड पल्स विल रीच ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कह लो या लिसनर कह लो, हमने ऑब्जर्वर कहना है। ये 4 टाइम हमने काउंट करनी है। कौन से? 0 जब फर्स्ट पल्स एमिट हो गई, ठीक है। t1 जब फर्स्ट पल्स ऑब्जर्वर के पास पहुंच गई। t2 जब सेकंड पल्स एमिट हुई, हाँ t2 जब, सॉरी t3 जब सेकंड पल्स एमिट हुई, एंड देन t4 जब सेकंड पल्स ऑब्जर्वर के पास पहुंच गई। आप मुझे ये बता दीजिए आज से कि t डैश है टाइम इंटरवल बिटवीन पल्सेस रीचिंग ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर के पास पल्सेस पहुंच रही हैं उसमें टाइम इंटरवल कितना है? ऑप्शन दे देता हूं, t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3, t4 - t2, t3 - t1, t4 - t1। वो क्या इंटरवल है जिस इंटरवल के बाद ऑब्जर्वर के पास पल्सेस पहुंच गए? देखो ये चीज समझ आ गई ना, डेरिवेशन में कोई चैलेंज नहीं। T4 minus T. T4 minus T2. T4 - T2. दिस विल बी t4 - t2। अब हमने क्या करना है, जितने भी केसेस हैं, चाहे वो मैंने होमवर्क दिए या हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना सीखा है, इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग एक एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे। वो एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे, t डैश आ जाएगा और रेसिप्रोकल ऑफ दैट f डैश। बोलो ये चीज समझ आई? हाँ जी मान्या, ब्लूप्रिंट समझ आ गया डेरिवेशन का? हाँ जी। कल हम डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है जैस्मिन, गुड टू गो? Yes, sir. ठीक है, आज इतने ही।
सर आज के नोट्स सेंड कर देना प्लीज। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल क्लासरूम में आपको मिल जाएंगे, राइट।